झी 24 तास एक पाऊल पुढे. 62 मध्ये आपलं आणि चायनाचं युद्ध झालं, बरोबर आहे. आता युद्धाची शक्यता आपल्याला किती वाटते, आणि जर तसं युद्ध झालं तर भारत एक करारा जवाब चीनला देऊ शकेल? देखिए, ये चीज तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो हम उसको हमेशा उसमें ऑगमेंटेशन करते जा रहे हैं और उसमें उन्नति करते जा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज ले लीजिए, किसी दिशा में आप ले लीजिए, तो इतना ही कहूंगा कि 1962 रिपीट नहीं होगा. ये आश्वासन आपके व्यूअर्स को मैं देना चाहता हूं. और आर्म फोर्सेस सिर्फ आर्मी ही नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब सतर्क हैं. तैयारियां अपने देश की हिफाजत के लिए और अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बरकरार रख रहे हैं. आपण दुसऱ्या आपल्या शत्रूबद्दल बोलूया, तो म्हणजे शत्रू राष्ट्र शेजारी असलेला ते म्हणजे पाकिस्तान. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जो आतंकवाद आहे किंवा पाक ऑक्युपाईड काश्मीर आहे, त्याच्यामधल्या आतंकवादावर काय तुम्ही तोडगा सुचवाल? त्याला एक मिलिटरी हाच एक पर्याय आहे. आपली मिलिटरी पाकिस्तानचं हे सगळी घुसखोरी थांबवायला सक्षम आहे असं वाटतं का? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो अभी पाकिस्तान में भी हालात जो देख रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये कहां तक हो पाएगा ये भी अभी कहना आसान नहीं है. लेकिन परिवर्तन हो रहा है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर पीसफुली अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लें तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा, पूरे रीजन के लिए अच्छा रहेगा. और आप देख रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं कई तो किसी कानून के नीचे काम नहीं करते हैं. यू कैन से दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, और जो कुछ करते हैं उनको जब तक पब्लिक का सपोर्ट होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. आज के दिन में मेरा जो फिलॉसफी है वो मेरी किताब में भी है कि आयरन फिस्ट और वेलवेट ग्लव टैक्टिक्स अप्लाई करने चाहिए. क्या बात? तो उसमें कि टेररिस्ट जो है बंदूक उठा के है, वो दुनिया में कोई किसी देश में भी किसी को माफी नहीं मिलती है, तो उसको तो हमने फौलादी मुक्के से हैंडल करना है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. और दूसरा, जो बेकसूर लोग हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, कश्मीर में हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, जैसे पहले पंजाब में हुए, तो उनके साथ हमारे को इज्जत के साथ पेश आना चाहिए, उनकी डिग्निटी को अपहोल्ड करना चाहिए और उनके खिलाफ हमें जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी किस्म का हैरेसमेंट भी नहीं, जहां तक हो सके कोलैटरल डैमेज भी कम से कम हो, ये हमेशा होता है. और ये मैंने एक असूल बनाया था. हमारी फौज, अब उसका फल आपको मिल रहा है कि कश्मीर में फिर से टूरिस्ट की ज्यादा एंट्री हो रही है, टूरिज्म बढ़ रही है और वहां पे फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है. तो इसका मतलब है कि स्लोली नॉर्मलसी आ रही है. तो इसको और आगे बरकरार रखना है हमको आतंकवाद को रोकने के लिए. और वहां के लोगों को, मैंने इस किताब में ये लिखा है कि आपकी एक पीढ़ी तो खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है. उन्होंने ना, वो बचपन के बाद बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, जवानी देखी ही नहीं उन्होंने. ये जज्बात देखिए कितना मेरे दिल से निकलता है कि एक पीढ़ी ने तो जवानी देखी ही नहीं, तो उनको लाइफ में क्या मिला? अब बेचारे बूढ़े हो गए हैं ये आतंकवाद देखते हुए. तो अब वो लोगों ने फैसला किया है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे और इसलिए आतंकवादी कम होते जा रहे हैं. और जो बीज हमने बोया था 5, 6, 7 साल पहले, वो आज उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है कि फौज के खिलाफ कश्मीरी लोगों के मन में कोई ऐसी भावना नहीं है और वो जानते हैं कि फौज कोई अत्याचार नहीं करती, फौज डिसिप्लिन्ड है और दुनिया में सबसे ऐसी फौज है जिसका इज्जत किया जाता है हर जगह पे. तुम्ही सांगा की आतंकवादाशी लढताना तुम्हाला स्वतःला बुलेट्स लागलेले आहेत, काय होता तो प्रसंग? तेव्हा काय आठवलं काय तुम्हाला? तेव्हा कुठे होता तुम्ही? फिर भी वही है, हमारे गुरुओं ने बताया, हमारे बड़े वॉरियर्स ने, योद्धाओं ने बताया, आप लीड करना है तो फ्रंट से लीड करिए. तुम्ही स्वतः युद्धभूमीवर गेला होता? एवरी ऑपरेशन जो होता था उसमें मैं हमेशा आगे होता था. मतलब ये नहीं कि मैं उनके सामने जाके उनको इंटरफेयर करता था. जो
यूनिट कमांडर अपना काम कर रहा है, सीओ काम कर रहा है, उसके मैं पीछे होता था, लेकिन फील्ड में होता था ताकि कोई मेरे से वो सलाह ले, मैं एकदम जवाब दे दूं। आई कैन सी द ग्राउंड सिचुएशन, तो मुझे उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। पण जानचा खतरा नव्हता? नहीं, तो फिर मृत्यूची अगर जवान को जान का खतरा नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अगर उनको खतरा है तो मैं भी खतरे से दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं लीडर फिर किस काम का हूँ? ये नहीं है कि मुझे जाके सामने अननेसेसरी रिस्क लेना चाहिए, लेकिन लिमिट्स अपनी रेखा बनानी चाहिए कि इधर तक मेरे को जाना जरूरी है। मैं हमेशा जाता था, और इसमें मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। तेव्हा तुम्हाला गोळ्या लागल्या? हुए एक गंभीर ऑपरेशन हुआ था जिसमें आतंकवादी क्रॉस करके आ रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो हमने फिर उनको घेरे में डाला, और उनके साथ जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था उसमें मुझे भी गोली लगी, लेकिन भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है कि जवान जो मेरे साथ थे वो यही कहते थे कि हमारे कमांडर साहब बहुत शेर दिल हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमको कहीं ऑपरेशन करना है वो हमेशा योगदान करते हैं। गोळी लागल्यावर मृत्यूचा डर नाही वाटला? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने कहा, हमारी जो तकदीर में लिखा है, जो ऊपर वाले को मंजूर है, वो हम आई एम अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। आई सेड जो भी लिखा है वो तो होगा। ये नहीं कि अननेसेसरी रिस्क लेना है, बट वैसे अपने काम में कभी ये नहीं सोचा कि खतरा है। फिर फौज में क्यों गए? फिर ये वॉरियर एंड अ विनर, मेरा एक और मेरा जज्बा है, वॉरियर एंड अ विनर। मतलब अगर आप अच्छी तैयारी कर लो, आप आतंकवादी से 2 कदम आगे चल रहे हो, फिर आपको तो एडवांटेज ही है, तो विन तो करना है। मैंने हमेशा असूल ये बनाया, आप मैदान जंग में जाओगे या खेल के मैदान में जाओगे, जीतने के लिए जा रहे हो, हारने के लिए नहीं। वाह, जीतने के लिए जा रहे हो, हारने के लिए नहीं, है तुमचा प्रिंसिपल है। क्योंकि युद्ध में सिल्वर मेडल नहीं होता है, आपको जीत के ही आना है हर बार। देशवासी आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमको जान भी देनी पड़े तो फिर वो तो खेलना है, जान का खेल है। आपने फौज में एंट्री की है, फौज में सर्विस कर रहे हो, इट्स ऑनरेबल प्रोफेशन। नक्षलवादाविरुद्ध फौजेचा वापर केला जावा का? इंटरनल सिक्युरिटीच्या रिझन्ससाठी, कारणांसाठी फौजेचा वापर केला जावा का? साहेब खरं सांगा, याच्यावर 2 वेगवेगळी मतं आहेत या देशात। उदय साहेब, मी क्लिअरली सांगणार, मला काय शंका नाही की नक्सलवादचा प्रॉब्लेम एक मिलिट्री आर्मी का इन्वॉल्वमेंट वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको दी आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ, अदर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैंडल दैम। इसको बड़े उनकी काबिलियत में है, लेकिन उसके लिए उनको और तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से टैक्टिक्स लगाते हुए काम करना पड़ेगा। तो जो कमियां हैं उसमें जो भी आर्मी की तरफ से योगदान हो सकता है, या चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे उनके साथ एडवाइस करने में, कंसल्टेशन में, या लीडरशिप के लिए जो भी हो, अगर कुछ एडवाइस चाहिए वो देने में तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और वो फौज हमेशा करेगी। लेकिन फौज को इन्वॉल्व करना डायरेक्टली, उसका मतलब यही है कि आप आर्म फोर्सेस को एक और टास्क दे रहे हो जिससे कि उनका प्राइमरी टास्क में उनको बाधा हो। त्यांचा प्राइमरी टास्क देशाच्या सीमा संरक्षित करणं आहे, न कि अंतर्गत सुरक्षेमध्ये ध्यान देणं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उससे आपकी आर्म फोर्सेस को जो प्राइमरी टास्क है उसमें बाधा पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि हमारे एडवर्सरी खुश हो जाएंगे अगर हम ऐसे इन्वॉल्वमेंट हमारी हो जाए। तो हमें इससे सतर्क रहना चाहिए कि हम जो भी करें, हम सर्टेनली हमारा योगदान होना चाहिए, जैसे एडवाइस, ट्रेनिंग, या और भी किसी चीज से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव
अगर कहीं मदद करनी है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह देने हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करनी है उनकी हेलीकॉप्टर से, करता जो कुछ उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आई थिंक विल बी रेट्रोग्रेड स्टेप। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।